स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, द फर्स्ट स्किल जो हमने पहले स्किल की स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग कि आपने क्लास में स्टूडेंट्स को कैसे क्वेश्चंस पुट करने हैं, ठीक है। कैसे जो क्वेश्चंस है ऐसे नहीं आप एक ही स्टूडेंट को बार बार वही क्वेश्चंस पुट करते हैं, कैसे आपने सारी क्लास में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, मीनिंग ऑफ द स्किल। So क्वेश्चनिंग जो स्किल है that evokes the desired response from the people, जो आप चाहते हैं कि बच्चे इस तरह से रिस्पॉन्स दें, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन करते हो तो वैसा ही रिस्पॉन्स वहां से बच्चों से आता है जो आप सोचते हो, ठीक है। People respond in a number of ways and styles such as no response, क्वेश्चन पूछा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, रॉन्ग रिस्पॉन्स हो सकता है, करेक्ट रिस्पॉन्स हो सकता है, डिपेंड करता है उनका डेवलपमेंटल लेवल कहाँ तक है और आपके नेचर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ कैसे हैं और आपका बिहेवियर भी कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आंसर मालूम होता है लेकिन टीचर का जो बिहेवियर होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो उस कारण वो बच्चों को ज्यादा आंसर बच्चे जो है आंसर नहीं दे पाते हैं। So it depends कि टीचर का बिहेवियर कैसा है। So so basically this skill is completely the art of managing the responses of the pupils for eliciting desired response, कि आपकी ये स्किल यही है कि बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो आपके जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो दें, ये बेसिकली स्किल इसीलिए ही है, ठीक है। So the skill of probing questions may be defined as the art or response management comprising a set of behaviors or techniques for going deep into pupils' responses with a view to elicit the desired responses. जो स्किल ये हम क्वेश्चनिंग करेंगे, प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग, तो एक तरह से आर्ट है। एक बच्चे जो हैं जो रिस्पॉन्स दें तो हम कैसे मैनेज करेंगे कि जो भी सेट ऑफ बिहेवियर है या जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं ताकि बच्चे डीपली उसका रिस्पॉन्स दे सकें और जो हम चाहते हैं कि बच्चों को ये आंसर्स तो आने चाहिए और वो आंसर्स भी वो दें, ठीक है। स्किल ऑफ रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, देन कम स्किल ऑफ यस द स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। देन इज प्रॉम्प्टिंग मतलब आपने प्रॉम्प्ट करना, उकसाना किसी को, ठीक है, प्रॉम्प्ट। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, रिफोकसिंग, रीडायरेक्शन एंड इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। तो इसमें हम करते हैं फर्स्ट इज प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग तो प्रॉम्प्टिंग में क्या हो जाएगा कि आपने कुछ भी क्वेश्चन पुट किया बच्चों को, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हो कि इस तरह कि बच्चे जवाब ना दे सकें, तो आपको बच्चों को थोड़ा बहुत हिंट देना है, थोड़ा क्लू देना है ताकि एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स आ सके। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है कि जिससे बच्चे आंसर दे ही ना पाए, तो इनिशियली आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं जिसमें बच्चों का थोड़ा सी थिंकिंग स्किल भी डेवलप हो और वो उसके आंसर भी दें, ठीक है। और इसमें आप हिंट दे सकते हो, क्लू दे सकते हो, और इसमें आप क्वेश्चन दे दिया है उसका फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। उससे या बच्चा जो है स्टेप बाय स्टेप आपका क्वेश्चनिंग ऐसा जो मेन क्वेश्चन है उससे पहले आप उससे रिलेटेड छोटे छोटे तो क्वेश्चन दे सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑल ओवर द लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स और उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। फिर आ जाता है एबिलिटी। इसमें एबिलिटी भी आती है बच्चों की, वो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं जो भी उनके पास फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो लॉजिकली उसको कैसे आंसर दे सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि आपने प्रॉम्प्ट करना है, ठीक है। बच्चों को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे क्वेश्चन दे दिया और बच्चे जो हैं आंसर देना पसंद ही ना करें, सुने ही ना कि क्या बोल रहे हैं टीचर्स कि हमें तो आंसर देना नहीं, उनके अंदर एक थोड़ा सा अंदर से रिस्पॉन्स देने वाली जो फीलिंग है जो अंदर उसके अंदर आनी चाहिए। जब आप थोड़ा बहुत हिंट दोगे, जब आपको दोगे, इंकरेज करोगे कि यस यू कैन गिव द आंसर, आप बिल्कुल ट्रैक पे जा रहे हो, तो इस तरह से प्रॉम्प्ट करते हुए उनसे आंसर लेने हैं। Then the next point is seeking further information. In seeking जो partially correct और incomplete response होते हैं, मान लीजिए बच्चे ने कोई आंसर दे दिया, ठीक है, तो उस आंसर में आपको लगा कि पूरा कंप्लीट नहीं है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन में से या उस आंसर में से फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फर्दर क्वेश्चन करोगे कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है।
या फिर जो आंसर दिया है वो पार्शियली करेक्ट है, कुछ ठीक है कुछ नहीं ठीक है, तो आप जो ठीक है वो तो है, जो नहीं ठीक है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, और उसे हम कहेंगे सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन आप उनसे पूछ रहे हो। सो जिस तरह के आप क्वेश्चंस पूछोगे, लाइक व्हाट एल्स कैन यू से, हाउ कैन यू मेक इट मोर क्लियर, गिव मी सम मोर एग्जांपल्स, गिव मी सम, डीलिंग विद दिस सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। सो आपके जो क्वेश्चंस आपने पुट करने हैं वो है व्हाट एल्स कैन यू से, हाउ कैन यू मेक इट मोर क्लियर, गिव सम मोर एग्जांपल्स, एलैबोरेट योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जो फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो मांगते हो, वैसे क्वेश्चंस पुट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड कंपोनेंट, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। देन इज रीफोकसिंग। रीफोकसिंग मींस अगेन से फोकस कर देना। ठीक है, आप ऑलरेडी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, करेक्ट रिस्पॉन्स जो है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए आप उसे फिर से रिफोकस करोगे। ठीक है, पीपल आइदर टू रिलेट हिज रिस्पॉन्स विद समथिंग ऑलरेडी स्टडीड बाय हिम, और टू कंसिडर implications of the response in more complex situations। ठीक है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम दिस थिंग, सिमिलैरिटी बताइए आप इसके इसके साथ। ठीक है, वही जो क्वेश्चन जिसका आंसर दे दिया है ठीक भी है, लेकिन उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कि यस कुड यू कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स दैट सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो और या फिर इस तरह से पूछ सकते हो कि यार रियल लाइफ में कैसे ये आपका जो आंसर है कैसे सूट कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसको हम कहेंगे रीफोकसिंग। तो देन कम्स रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मीन्स आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें जैसे कि नो रिस्पॉन्स या इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स है और जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली यू आर रीडायरेक्टिंग द सेम क्वेश्चन टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, वहीं पर आपने क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे से, उसने जवाब नहीं दिया ठीक से, तो उसके बाद आप वही क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट से पूछोगे ताकि जो आंसर आप चाहते हो वो आंसर आपको मिले। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है सब में सर्कुलेट होती जाती है एंड आप रीडायरेक्ट करते जाते हैं। देन कम्स इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अब क्रिटिकल अवेयरनेस को कैसे इंक्रीज करना है, लाइक करेक्ट रिस्पॉन्स सिचुएशन टू इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस इन द पीपल। इसमें क्या है, आप पूछोगे हाउ, व्हाई, इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे। कंप्लीटली करेक्ट और डिजायर्ड रिस्पॉन्स क्या है, हाउ कैन यू जस्टिफाई इट, why do you assume so, how does it occur, what may be the reason behind it। तो क्रिटिकली मतलब क्वेश्चन में जो आंसर भी आ रहा है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो तोड़ना। ठीक है ना, कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो उसे क्रिटिकली उसको बिल्कुल तोड़। देन कम्स द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कम रेटिंग स्केल। तो इसमें भी आपने इसी तरह से बनाना है, name of the student, teacher, class, session date, concept और topic, duration। इसमें आप टैलीज लगाएंगे। ये आपके components हैं, like prompting, seeking further information, refocusing, redirecting, increasing critical awareness। तो ये आपके 5 components हैं। और फिर उसके बाद आ जाएगा रेटिंग, वही स्केल है जो 0 से लेकर 6 तक है, डिपेंड्स अपॉन एक्सीलेंट, और पुअर से एक्सीलेंट तक आ जाता है। तो ये थी स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग ये नॉर्मल स्किल है। एक और भी है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस है, वो भी हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, वही चलेगी। ये आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे आई विल लेट यू नो। तो उसके जो सेम चीज है लेकिन उसमें जो है कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से ज्यादा इसको एलैबोरेट किए हुए हैं, नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स आर मोर। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। अभी फिलहाल अभी ये स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है, वो स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस है। सो नेक्स्ट स्किल इज स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। मींस आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो तो उसमें आप एग्जांपल्स दे रहे हो। ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए कंसेप्ट को। So what the meaning of the skill is that the teacher feels difficult in making the pupils understand an abstract idea, concept or principle। जब भी ऐसा लगे कि हाँ उसको एग्जांपल्स की जरूरत है, आप कोई भी आइडिया या कोई भी प्रिंसिपल बता रहे हो, तो उसमें हम ये स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स यूज करते हैं। इट बिगिंस विद एन एग्जांपल। स्टार्टिंग में हम एग्जांपल्स दे देंगे। ठीक है, गिविंग वेरियस अदर एग्जांपल्स, एक एग्जांपल के बाद दूसरे एग्जांपल्स देते जाएंगे। देन जनरलाइज और इन्फर अ रूल और प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने जैसे खूब सारे एग्जांपल्स दे दिए और फिर उसके बाद प्रिंसिपल बता दिया, या फिर इस तरह चल सकते हैं कि पहले हम प्रिंसिपल बता देंगे और फिर उससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स बताएंगे।
तो इस तरह से जनरलाइजेशन जो रूल है वो पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है। So the teacher asks the students to give examples also related to the concept. ठीक है, आप खुद भी examples बताओगे और बच्चों से भी, स्टूडेंट्स से भी पूछोगे examples. So verify whether students have understood the concept or principle or not. तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, जो आपने concept पढ़ाया, जिसके आपने examples बताए, तो वो examples बच्चों को समझ आए हैं कि नहीं आए। जब आप खुद उनसे example पूछोगे तो वो उसका आंसर देंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि yes, उन्हें ये कंसेप्ट समझ आ गया है। Examples क्या है? They are nothing but the situations or objects illustrating the occurrence or application of an idea, concept or principle. तो वही है, एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड है, कोई भी कंसेप्ट है उससे रिलेटेड ही होंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपके बायोलॉजी में आ जाता है रिप्रोडक्शन आ जाता है, लाइक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें आप क्या करोगे? आप सिंपली बताओगे तो इतना क्लियर समझ में भी आए ना आ रही, लेकिन चलिए आप पहले एक प्रिंसिपल बता दोगे कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन उसके बाद आप एग्जांपल्स देने लग जाओगे, प्लांट किंगडम की देने लग जाओगे। ठीक है ना, कि प्लांट्स में ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, ये वाले एसेक्सुअल, लाइक जितने भी प्लांट एनिमल किंगडम, सबको आप डिफरेंशिएट करते हुए, क्लासिफाई करते हुए और उनको एग्जांपल्स देते हुए देन आप कंक्लूड कर दोगे दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। So examples, इसमें हम analogy, telling story or incidents, showing objects, models, pictures, diagrams, maps, charts, ये सारी चीजें हम दिखा सकते हैं, demonstrate कर सकते हैं experiment को। It all depend कि जो students हैं उनके experiences कैसे हैं। Then आपको definition जो लिखनी होगी वो यही होगी, skill of illustrating with examples, then will be defined as the art of judicious selection and proper presentation of the suitable examples in order to generalize a concept, idea or principle with the view of its understanding and proper application. ठीक है ना, तो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल जुडिशियसली यूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं जो प्रॉपरली आपके कंसेप्ट प्रिंसिपल को समझाते हो, उससे रिलेटेड हो और जिससे आपका कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। Then comes components of the skill. तो इसमें जो components हैं, जब आप माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे तो ये components आएंगे। The first is formulating relevant examples, formulating simple examples, formulating interesting examples, using appropriate media for examples, making use of inductive deductive approach. Okay? तो इसमें फर्स्ट आ जाता है फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट एग्जांपल्स। ठीक है, तो वो जो भी एग्जांपल्स हैं जो भी आप पुट करेंगे वो रिलेटेड होने चाहिए आपके कंसेप्ट के साथ, आपके प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, जो भी आप कंसेप्ट समझाने लगे हो तो उससे रिलेटेड ही वो एग्जांपल होने चाहिए जिससे बच्चों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। देन कम्स फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जांपल्स। जो भी एग्जांपल्स हो बिल्कुल सिंपल हो, बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हो, उनका जो मेंटल लेवल है, जो उनका मैच्योरिटी लेवल है उससे रिलेटेड हो। ठीक है, और जब भी आप पूछें एग्जांपल्स तो आप देखें कि जो बच्चे हैं उनका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्टूडेंट्स खुद बढ़ चढ़कर पार्ट लें, एग्जांपल्स दें, बढ़ चढ़कर दें, और जहाँ पे करेक्टनेस चाहिए उनके रिस्पॉन्सेज की or relevancy of the responses to the questions put by the teachers in presenting or making use of examples. तो आपको उनको करेक्ट करते हुए जहाँ गलत है तो उस तरह से बताते हुए आगे चैप्टर को कंटिन्यू करना है। Then comes formulating interesting examples. अब जो एग्जाम्पल पुट करने हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बहुत बोरिंग हो, थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जिसमें हम बच्चों को अच्छा लगे। Capturing and maintaining the attention, interest and curiosity. तो एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए जिसमें कि बच्चों की अटेंशन आप अट्रैक्ट करें, ठीक है, उनका इंटरेस्ट अट्रैक्ट करें, क्यूरियोसिटी अट्रैक्ट करें, तो वो बच्चे और भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि व्हाट दे आर स्पीकिंग एंड व्हाट द एग्जांपल्स माइट, मोर एग्जांपल्स वो क्या दे सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर एज क्या है, उनकी मैच्योरिटी क्या है, उनके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द पीपल पे डिपेंड करेगा, ओवरऑल क्लासरूम एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करेगा, बच्चों का बिहेवियर कैसा है और क्लासरूम का बिहेवियर कैसा है। Then come using appropriate media for example.
कौन सा मीडिया आप यूज करोगे, किस तरह से, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। वर्बली आप एग्जांपल दे सकते, अपने खुद ओरली बताएंगे एग्जांपल्स, नॉन वर्बली आपको भी वीडियो या कोई ऑडियो या कुछ इस तरह से बता सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स लाइक स्टोरी टेलिंग है, एनालॉगी है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, मैप्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब चीजें आएंगी। और इसमें आपका जो व्यू पॉइंट होगा, यूनिट और लेसन जो हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड होंगे एग्जांपल्स जो भी होंगे, बच्चों के एज लेवल के अकॉर्डिंग होंगे, बच्चों के मेच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग होंगे और उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो आपने देखना है कि कौन सा मीडिया यूज करना है, कि आप सिंपली बोलकर ही एग्जांपल्स को समझा दोगे, या फिर आपको ब्लैक बोर्ड यूज करना, उसको ड्रॉ करना है, या कुछ मॉडल्स दिखाने हैं लाइक यू आर ऑल ग्रोन अप। तो मैं आपको कोई एग्जांपल बताऊं तो मैं आपको वर्बली ही बता दूंगी, तो मुझे मालूम है कि जब मैं वर्बली बताऊंगी तो यू पीपल विल इजीली अंडरस्टैंड। लेकिन यही अगर मैं छोटी क्लास के बच्चों की बात करूं, सेकंड थर्ड फिफ्थ की, तो उनको मैं ऐसे एग्जांपल बताऊं तो एक एग्जांपल सुनेंगे, दूसरा सुनेंगे, तो उसके बाद उनको कुछ नहीं सुनाई देगा। तो मुझे इन सब चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें मैं मॉडल्स यूज कर सकती हूँ, जिसमें मैं चार्ट्स, विजुअलीज, तो इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो जो चैप्टर है जिसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और वो अच्छे से उनको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। देन कम्स मेकिंग यूज ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच क्या है, तो इसमें ये है कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स दे देते हैं, ठीक है, देन उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कोई भी उसका क्या प्रिंसिपल है, तो उसको हम कहेंगे इंडक्टिव अप्रोच। या फिर हमने पहले एक्सप्लेन कर फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स की, जो एग्जाम्पल्स आपने बच्चों को पुट करने हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए, जो उनकी अटेंशन को कैप्चर करें, ठीक है, और मेंटेन कर सके, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनके इंटरेस्ट को मेंटेन कर सके। तो इट ऑल डिपेंड्स, उनकी एज कैसी है, उनकी मैच्योरिटी लेवल कैसा है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ठीक है। तो वो उन चीजों को लेते हुए आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स पुट करने हैं। उनका जो बिहेवियर है बच्चों का, ओवरऑल जो क्लास का इन्वायरमेंट भी है वो भी अपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह से एग्जांपल्स पुट करने की हर बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करे और उनको इंटरेस्टिंग लगे, तो उनको बहुत ही अच्छे से देन कंसेप्ट की क्लैरिटी हो सकती है। देन कम्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जांपल्स। मीडिया आपने कौन सा यूज करना है, लाइक आप वर्बली भी एग्जांपल पुट कर सकते हो, या फिर नॉन वर्बली, जैसे कि आप कोई भी अपने विजुअल एड दिखा सकते हो, कोई चार्ट दिखा सकते हो, या फिर कोई भी आप मैप दिखा सकते हो, मॉडल दिखा सकते हो, या कोई भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है वो दिखा सकते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जब आप दिखाओगे या फिर स्टोरी बता सकते हो, तो वो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो बिल्कुल हम वर्बली या नॉन वर्बली बता सकते हैं। तो उस तरह से बच्चों को सारा कंसेप्ट समझ आता है, और जो भी आपने यूनिट या कोई भी लेसन पढ़ाना है तो आपने ये देखना है कि बच्चों का एज लेवल कैसा है, उनकी ग्रेड कौन सा है, उनका मैच्योरिटी लेवल कैसा है, और उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, तो उससे रिलेट करते हुए आपने आगे एग्जाम्पल पढ़ाना है। देन कम्स मेकिंग यूज ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। देखिए, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच आपने बिल्कुल ध्यान से समझिए। इंडक्टिव अप्रोच हो जाती है कि आपने पहले खूब सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, देन उसके बाद उसका जो प्रिंसिपल है वो बताया, ठीक है। और डिडक्टिव अप्रोच में क्या होगा, पहले आप एक्सप्लेन करोगे जो भी आपका प्रिंसिपल है, और देन उसके बाद आप एग्जाम्पल्स बताओगे, ठीक है। तो इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच में आप चलोगे तो इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ए कंसेप्ट और एस्टेब्लिशिंग अ रूल, ठीक है। आप एस्टेब्लिश कर रहे हो रूल को, आप पहले एग्जांपल्स दे रहे हो 1 2 4, और उसके बाद आपने रूल कर दिया, एस्टेब्लिश दिस थिंग। जैसे कि इंग्लिश में होता है ग्रामर, आप जैसे करते हो तो ग्रामर में आपने नाउन्स पढ़ाते हो, तो कैसे करोगे कि पहले आप नाउन की डेफिनेशन दोगे, फिर उसके एग्जांपल्स दोगे कि दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। या फिर उल्टा भी चल सकते हो कि आपने पहले नाउन के एग्जांपल्स दे दिए और उसके बाद हेंस दिस इज द डेफिनेशन। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंस में भी है, नंबर ऑफ चैप्टर्स आर देयर जिसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने पड़ते हैं, जैसे कि भाई ये जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन के लिए लीजिए वेजिटेटिव, नॉन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ले लीजिए, तो उसमें आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स पहले दे दोगे और उसके बाद बताओगे दिस इज ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से, और उल्टा भी चल सकते हो कि पहले आपने प्रिंसिपल बता दिया, उसको डिफाइन कर दिया, एंड देन उसके एग्जांपल्स दे दिए। तो ये है इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। तो इंडक्टिव में पहले एग्जांपल्स हैं, देन प्रिंसिपल है,
और डिडक्टिव में पहले आप प्रिंसिपल बताओगे, कंसेप्ट बताओगे, फिर उसके एग्जांपल्स दोगे। ठीक है, तो फिर इसी तरह से इंडक्टिव डिडक्टिव बोथ अप्रोच को यूज करते हुए बेसिकली आपने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच ही यूज करनी है। ये आपको खुद को पर्सनली डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कौन सी अप्रोच लगानी है कोई भी कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए। इंडक्टिव अप्रोच लगाऊं या डिडक्टिव अप्रोच लगाऊं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर जजमेंट। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना चैप्टर विद एग्जांपल्स इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच लगाते हुए। Okay. So here also comes observation schedule. So same आपको इसमें भी ऐसे ही observation schedule बनाना है। तो ऐसे ही बनेगा, इसमें आपके टैलीज लगेंगी, फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट बिहेवियर है इसको आप स्पेस खाली दोगे और जो सुपरवाइजर है वो यहाँ पे टैलीज लगाएंगे। कंपोनेंट्स इसके वही हैं, relevancy of examples, simplicity of examples, interesting aspect of the examples, appropriateness of the media, appropriateness of the approach। इसमें relevancy of example में आ जाएगा कि आपने जो भी examples put किए हैं वो सारे relevant हैं, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, जो भी आप टॉपिक करवा रहे हो तो उससे रिलेटेड है, कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे इधर उधर के वेग एग्जांपल्स दे रहे हो। ठीक है, तो उस वो कंपोनेंट आ जाएगा। सेकंड इज सिंपलिसिटी ऑफ एग्जांपल, आपके जो भी एग्जांपल्स है वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए कि जो स्टूडेंट्स को समझ ना आए और वो क्या कहते हैं जो उनके एज लेवल से भी ऊपर हो। तो बिल्कुल आपने सिंपल एग्जांपल्स पुट करने हैं। देन कम्स इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द एग्जांपल, तो जो भी एग्जांपल है उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है जो बच्चे की अटेंशन को अट्रैक्ट करे। Then comes appropriateness of the media, जो भी मीडिया है लाइक मैंने आपको बताया, आप चार्ट यूज कर सकते हो, कॉन्क्रीट मटेरियल यूज कर सकते हो, आप कुछ भी मैप मॉडल एनीथिंग यू कैन यूज। देन कम्स appropriateness of the approach, अब जो आपकी ये अप्रोच है लाइक यू आर टीचिंग विद एग्जांपल्स वो बिल्कुल कंप्लीटली सही होनी चाहिए। जो चैप्टर आपने चूज किया है तो वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने डाइजेस्टिव सिस्टम कराना है तो उसमें क्या एग्जांपल्स है, कोई एग्जांपल्स नहीं, वो तो पूरा एक कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, समझे। हाँ, तो इसी तरह से आपको जो चैप्टर जो कंसेप्ट आपको करवाना है क्या उसमें एग्जांपल वाली स्किल्स यूज होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, so this was the skill of illustrating with examples. Then comes skill of explaining. So skill of explaining means आपने explain करना है। तो इसमें आप कोई क्वेश्चंस पुट नहीं करोगे, कोई एग्जांपल्स नहीं दोगे, आपने जस्ट एक्सप्लेन करना है कोई भी फिनोमेना, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्रिंसिपल, हाउ यू विल एक्सप्लेन इट। तो बेसिकली आपने कोई भी टॉपिक ले लेना है जिसमें आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो। So the teacher has to learn the skill of explaining in order to make the pupil understand many ideas, concepts or principles which need explanation। ठीक है, जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट्स आप यूज कर सकते हो लेकिन बेसिकली आपका पार्ट इसमें ज्यादा रहेगा। So skill of explaining may be defined as the art of learning the use of interrelated appropriate statements by the teacher for making the pupils understand the desired concept, phenomena or principle। ठीक है, तो इसमें आपको यही है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, जिसमें आप कौन से स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो जो कि बच्चों को समझ आ रही हैं, जो बच्चों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो, क्या आप फिनोमेना दे रहे हो, क्या प्रिंसिपल है, जो भी है वो आप कैसे क्लियर कर पा रहे हो बच्चों के आगे, उनको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो है एक्सप्लेनिंग। सो हियर द वर्बल स्किल, इसमें वर्बल स्किल ज्यादातर यूज होगी। ठीक है, तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। First is a selection of appropriate statements relevant to the age, maturity, previous knowledge and content of the concept। ठीक है, तो आपको जो भी स्टेटमेंट्स देनी है किसी भी कंसेप्ट को लेके, तो उससे आपने देखना है कि बच्चे की एज क्या है, उसका मेच्योरिटी लेवल क्या है, उनकी प्राइमरी नॉलेज क्या है, उनका कंटेंट एरिया क्या है जो आप पढ़ाने जा रहे हो। दूसरा स्किल ऑफ इंटर रिलेटिंग एंड यूजिंग द सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, इंटर रिलेटेड जो उससे रिलेटेड जो आप स्टेटमेंट्स दे रहे हो, ऑलरेडी पढ़ा रहे हो, उससे रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट्स और आप ले सकते हो, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है।
तो इसमें जो स्टेटमेंट्स ऑफ 3 टाइप्स की होंगी. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव, इंटरप्रेटिव एंड द रीजन गिविंग, यूजुअली मेंट फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चंस हाउ, व्हाट एंड व्हाई ऑफ अ कंसेप्ट. ठीक है, तो कुछ डिस्क्रिप्टिव हो गया, बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहे हो, कुछ इंटरप्रेट कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो कि सो हैंस दिस इज द थिंग, और किसी में आप रीजनिंग दे रहे हो. ठीक है, जिसमें कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्यों हो रहा है वो चीज, व्हाई इट इज हैपनिंग, और हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आएंगी. तो इसमें बेसिकली आप स्टेटमेंट्स ही दोगे. ठीक है, so here the components of the skill: desirable behavior, undesirable behavior. So desirable behavior में क्या चाहिए होगा components में? So using appropriate beginning and concluding statements. ठीक है, जो आप शुरू करोगे और एंड करोगे वो कौन सी स्टेटमेंट्स होंगी? Using explaining links, then covering essential points, testing pupils' understanding. और अनडिजायरेबल में आ जाएगा यूजिंग इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स, लैकिंग कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स, लैकिंग फ्लुएंसी, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, वेग वर्ड्स एंड फ्रेजेस. सो लेट्स डू डिजायरेबल बिहेवियर फर्स्ट. सो डिजायरेबल बिहेवियर में क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, यूजिंग अप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. तो जो भी आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट है और जो एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और अच्छे से अनाउंस की जाए आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्लास में. ठीक है, और जो स्टूडेंट्स है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ कि मैम जैसा जो भी हैं वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो दे गेट मेंटली प्रिपेयर टू रिसीव द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द टीचर. और जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है जो एंड में दी जाएगी एक्सप्लेनेशन के बाद, तो वो एक तरह से कंक्लूड करती होगी, समराइज करती होगी आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन को. So this was the using appropriate beginning and concluding statements. Then comes using explaining links. Explaining links में आ जाएगा कुछ भी जो words या phrases आप use कर रहे हो अपनी statement को continue करने के लिए. ठीक है ना, तो जैसे continuity रहे आपकी statements की, जो भी आप explain कर रहे हो, जो भी concept है, तो इस तरह से आपके जो explaining links जो होंगे वो इस तरह से होंगे: therefore, hence, thus, consequently, since, because, so that, in spite of, as a result of, function of, the purpose of, the cause of. ठीक है ना, in order to. तो ये सारे क्या है? ये सारे एक्सप्लेनिंग लिंक्स है कि आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, आपने एक स्टेटमेंट दिया, देन आप बोलोगे दस दिस थिंग, दस वी कैन से. तो दो चीजें हो जाती हैं जिसको आप लिंक कर पाओगे. देन थर्ड कम्स कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स. सो जितना भी आप एक्सप्लेन करें किसी भी कंसेप्ट को या किसी भी प्रिंसिपल को, तो उसे पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सप्लेन करें, उसके सारे एसेंशियल पॉइंट्स जो हैं वो कवर अप करें. ठीक है, तो उसका फिर हमें अच्छे से उसका स्कोप पता चलता है कि वो कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या है. ठीक है, व्हाई इट इज इन योर सिलेबस. तो इसलिए आपको सारे उसके जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं अच्छे से क्लियर करवाने हैं स्टूडेंट्स को, ताकि हमारा जो प्रिंसिपल है या जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से उनको समझ आ सके. देन इज टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग. फिर आप इसमें ये है कि आप बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आस्किंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने आपने इसमें, क्योंकि इसमें मेजर रोल आपका रहेगा, आप एक्सप्लेन करोगे, लेकिन आपने जैसे एक्सप्लेन कर दिया है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि आपको पता चले कि हाँ बच्चों को अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं हुआ है. देन कम्स अनडिजायरेबल बिहेवियर. Here is using irrelevant statements. कोई ऐसे स्टेटमेंट यूज करे जो रेलेवेंट नहीं है आपके कंसेप्ट से, उस कारण क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा, डिस्ट्रैक्शन होगी, जो स्टूडेंट्स इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. देन इज लैकिंग कंटिन्यूटी इन द स्टेटमेंट्स. जो भी कंटिन्यूटी है, जो एक स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के साथ एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बना रही है. ठीक है, आपने एक स्टेटमेंट दी और उसके बाद आपने दूसरी कोई और भी वेग स्टेटमेंट दे दी, तो कंटिन्यूटी नहीं दी, तो उससे क्या होगा कि समझ नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ा रहे हो. Then comes lacking fluency. तो आपका जो फ्लो होना चाहिए पढ़ाने का, एक्सप्लेन करने का, वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए. ठीक है, उसमें आप क्लैरिटी होनी चाहिए, इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए आप क्लियर नहीं बोल रहे हो, या कुछ इनकम्प्लीट बोल रहे हो, या हाफ सेंटेंसेस बोल रहे हो, या कुछ ट्राई कर रहे हो कुछ रीफॉर्मुलेट करने की, या अपनी स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर रहे हो. अभी बोला है तो बीच में या मिड में भी करेक्ट करते जा रहे हो. फंबलिंग से आइडियाज हो, इनऑपरेटेड और वर्ड्स हो. तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ्लुएंसी जो है वो बिल्कुल वन फ्लो में जानी चाहिए.
देन इज यूजिंग इनअप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, वेग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो बिल्कुल सारी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी वोकैबुलरी यूज नहीं करनी जो स्टूडेंट्स को ना पता हो और इनअप्रोप्रिएट हो, उनकी एज को लेकर, उनकी ग्रेड को लेकर, उनकी मैच्योरिटी लेवल को लेते हुए। ठीक है, और वेग वर्ड्स नहीं यूज करने, लाइक इनफैक्ट, समवॉट, यू सी, यू नो, आई मीन, इस तरह के फालतू के वर्ड्स नहीं यूज करें। लिंकिंग वाले यूज कर सकते हो, लेकिन जानबूझकर ओवर नहीं आपको ये यूज करनी है। ठीक है, तो ये थे अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो इसी तरह से इसका भी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनेगा, जिसमें आप ऐसे टैलीज लगाओगे, कंपोनेंट्स हैं ये वाले, और यही रेटिंग स्केल है। दिस इज फॉर द डिजायरेबल बिहेवियर। So using appropriate beginning statements, using appropriate concluding statements, using explaining links, covering essential points, testing pupils' understanding. तो इसमें आप टैलीज में yes और no में आ जाएगा इसमें, और undesirable में आ जाएगा using irrelevant statements, lacking continuity in statements, lacking fluency, using inappropriate vocabulary, using vague words and phrases. तो इस तरह से आपका ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनेगा। रेटिंग स्केल होगा यहाँ पर वही 0 to 6। तो रेटिंग स्केल की है नॉट एट ऑल या वेरी मच। आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हो, ये वाला कंपोनेंट यूज कर रहे हो, तो नॉट एट ऑल में इस साइड है, ज्यादा कर रहे हो तो ये है। तो इस तरह से टैलीज लगते हुए ये सारा आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन चलता है। तो आज